वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से हम शिक्षा शास्त्र बीए तृतीय वर्ष यानी कि बीए पार्ट 3 या बीए थर्ड ईयर आप बोल सकते हो। तो उसमें बीए थर्ड ईयर में जब आप जाओगे तो एक विषय के आपको 3 पेपर देने होते हैं, ठीक है। तो उसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर आपको देने होंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसी में से जो दूसरा पेपर है शिक्षा शास्त्र का बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए, उसी का मॉडल पेपर आज के वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। हस्तलिखित मॉडल पेपर मेरे द्वारा होगा, अर्थात मैंने बहुत सारे एक प्रकार से जो क्वेश्चंस पेपर आपके हुए हैं लगभग पिछले 5 से 6 सालों के, उन जो है क्वेश्चंस पेपर को देखा है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपका यह मॉडल पेपर सेट करने का प्रयास किया है। ये ऐसे प्रश्न मैंने इसमें रखने का प्रयास किया है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से तो बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि रिपीटेड प्रश्नों को हमने इसमें एक प्रकार से समाहित किया है और अपने अनुभवों के हिसाब से मैंने इसमें उन प्रश्नों को भी समाहित करने का प्रयास किया है जो कि आपकी परीक्षा 2023 में जो होने वाली है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो एक प्रकार से आप इन प्रश्नों को अगर तैयार कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस इन प्रश्नों को विस्तार से पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ लीजिएगा। आज की वीडियो के माध्यम से मैं इसी चीज़ों को समझाने का प्रयास बड़े ही विधिवत तरीके से करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है। आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बीए थर्ड ईयर वाले छात्र छात्राएं बहुत दिनों से आप लोगों को एक प्रकार से वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य धारण किया आप लोगों ने, उसके लिए तहे दिल से आपका हृदय की अनंततम गहराइयों से, अंतरतम गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए आप लोगों ने हमारा वेट किया। अब आपकी क्लासेस जो होंगी धड़ल्ले के साथ, यानी बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी के साथ आपकी क्लासेस मैं करवाने का प्रयास करूंगा। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर वगैरह आपके इसी चैनल पर डिस्कस करने का प्रयास रहेगा, तो विस्तार से हम समझेंगे। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आप सभी को। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन आपके सेकंड पेपर का नाम है शिक्षा शास्त्र के बीए थर्ड ईयर वाले छात्र छात्राओं के लिए, ठीक है। शैक्षिक मापन को क्या बोलते हैं भाई? अंग्रेजी में शैक्षिक मापन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं फटाफट से बताओ। शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन ये एक प्रकार से पेपर का आपके नाम है, यानी कि मेजरमेंट को बोलते हैं मापन। और बोलते हैं भाई मूल्यांकन को क्या बोलते हैं? मूल्यांकन को बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन, ठीक है। तो एजुकेशन में क्या हो रहा है, यानी शैक्षिक मापन और शैक्षिक मूल्यांकन, यानी बोले अंग्रेजी में अगर पेपर का नाम तो होगा मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन एजुकेशन, ओके। ये आपका पेपर का नाम है और इसके बारे में हमको विस्तार से चर्चा करनी है। इसके अलावा आप 2021 का मॉडल पेपर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। 2022 का मॉडल पेपर आप देख सकते हो और 2023 का यह मॉडल पेपर आप देखेंगे। और इन तीनों चीज़ों को देखने के उपरांत आपको मैं और एक चीज़ बताऊंगा कि जो हमारे चैनल पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको दिए गए हैं उनको भी आप देख लेंगे तो बड़ा विधिवत तरीके से आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे कि वो पूछे ही गए हैं। मॉडल पेपर में पहले देता हूँ, उसके बाद परीक्षा होती है। तो आप 2022 वाला क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, 2022 का हमारा मॉडल पेपर देख लीजिएगा और फिर आकर के आप पढ़िएगा, विश्वास हो जाएगा उसके बाद में पढ़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से। तो बिल्कुल आसानी से समझाने का प्रयास मैं करता हूं। आइए मैं चर्चा करता हूं शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं। आपकी बार से में ही प्रश्न आने वाले हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल बहुत ही जो है धैर्यता के साथ पढ़िएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को। चले, जो बातें मैं बताऊंगा उसको आप सुनते रहिएगा, बहुत ही चीज़ों मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी चीज़ें। बीए तृतीय वर्ष शिक्षा शास्त्र द्वितीय पेपर यानी द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, न्यू मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए। मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन एजुकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स पर चर्चा करने का प्रयास। जब भी आपका पेपर होता है तो आपका पेपर लिखित होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप सभी विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपका पेपर लिखित होने वाला है। लगभग कुछ विश्वविद्यालय में जो है ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ मतलब कि लगभग एक आध दो विश्वविद्यालय, बाकी सभी में लिखित होने वाला होता। तो लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, दोनों के लिए, चूंकि ऑब्जेक्टिव के लिए डाटा यानी कि जो जानकारी होगी वो महत्वपूर्ण होगी और लिखित वालों के लिए तो मैं जो चीज़ें बताऊंगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के माध्यम से चूंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आपको 3 खंडों में पेपर बटा होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या आपकी 10 होगी। 10 के 10 प्रश्नों को करना होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को 50 शब्दों में एक प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक की बात की तो 2 नंबर का एक प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पे आपका जो है अगला पार्ट होगा यानी सेक्शन सी मतलब सेक्शन बी यानी कि खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा।
लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपको दी होगी 5, लेकिन प्रत्येक में अथवा करके दिया होगा, यानी कुल मिलाकर के प्रश्न तो होंगे 10, लेकिन करने कितने होंगे, आपको 5 करने होंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न में एक अथवा करके आपको दिया जाएगा, तो चाहे आप अथवा के ऊपर वाला करो चाहे अथवा के नीचे वाला करो, ठीक है। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि अगर मान लेते एक प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। अभी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, है आगे। और जो खंड आपका अच्छा, इसको 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो क्राइटेरिया होती है, शब्द सीमा होती है, 200 शब्दों की होती है, 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। और बात की जाए जो खंड आपका सा होगा, यानी कि सेक्शन सी जिसको बोलते हैं, उसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा। कौन से उत्तरीय भैया, दीर्घ उत्तरीय, यानी कि विस्तृत उत्तरीय टाइप के प्रश्न जो होंगे, बड़े बड़े प्रश्न, इनको आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, इनके उत्तर को, ठीक है। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनमें आपको इसको 1 नंबर, अगर एक प्रश्न करेंगे तो उसके लिए आपको 10 नंबर मिलता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं करने के लिए, जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए, ऐसे आपको निर्देश मिलेगा। तो निर्देशानुसार आपको पेपर का मतलब कि एक प्रकार से पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस है, यानी नोट है, निर्देश है, उनका पालन करना होता है। तो 5 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न करने हैं 500 शब्दों में, ठीक है। और 15 नंबर का एक प्रश्न होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी 15 नंबर ये, 15 दूना 30 नंबर का ये हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका तैयार। और 10 25 50 नंबर आपको लघु उत्तरीय से, यानी 50 और 30 80, और बच्चे के आपके 10 क्वेश्चन जो होंगे 2-2 नंबर वाले, तो 20 नंबर यहाँ से, तो 80 और 20 कितना हो गया आपका 100। तो 100 नंबर का आपका कुल मिलाकर के पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न होगा। अब मैं चर्चा करता हूँ एक प्रकार से कि अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे और उनको किस प्रकार से करना है। तो खंड आ, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। चले, पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन किसे कहते हैं भाई, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हो और पेपर 2 आपको पढ़ना है, मापन और मूल्यांकन आपके पेपर का ही नाम है। क्या नाम है पेपर का, क्या नाम है भैया, पेपर का नाम है शैक्षिक मापन और मूल्यांकन। तो शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहली बात, लगभग और लगभग 45 से 50% प्रश्न जो होते हैं शैक्षिक मापन और मूल्यांकन से ही पूछे जाते हैं इस पेपर में। यानी अगर आपने शैक्षिक मापन और शैक्षिक मूल्यांकन को, यानी मापन और मूल्यांकन को अगर अच्छे तरीके से समझ लिया तो लगभग आपका 50% तैयार हो गया, ठीक है। तो आपको इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। प्रश्न है मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन की अगर बात की जाए तो रेमर्स और गेज महोदय जो हैं मूल्यांकन की परिभाषा को देते हुए कहते हैं, बड़ी जबरदस्त परिभाषा दी रेमर्स और गेज महोदय ने, बड़े अच्छे विद्वान हैं, शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने कहा कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या फिर दोनों की दृष्टि से, चाहे व्यक्ति की दृष्टि से देख ले चाहे समाज की दृष्टि से, तो मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम होता है, जो अच्छा होता है, जो वांछनीय यानी जो हमको चाहिए होता है, उसी का ही प्रयोग किया जाता है, यानी उसी को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन, अभी मैं थोड़ा सा विद्वानों की परिभाषा को आप सुन लीजिए, उसके बाद में मैं एक प्रकार से आपको बड़ी सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। मूल्यांकन कुल मिलाकर के मूल्यांकन की परिभाषा को देते हुए टारगेर्सन और एडम्स, ये 2 व्यक्तियों की समन्वित परिभाषा है। इन दोनों ने कहा कि मूल्यांकन का अर्थ है कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। क्या करना, किसी वस्तु का या किसी प्रक्रिया का क्या कर देना, मूल्य निश्चित कर देना कि भाई ये वस्तु इतने की है या ये प्रक्रिया इतने मूल्य की है, उसका फिक्स कर देना। तो इस प्रकार से शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य शिक्षा प्रक्रिया या सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभव की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना होता है। ये एडम्स और टारगेर्सन महोदय ने मिली-जुली परिभाषा दी। इसके बाद में आते हैं क्विलेन और हन्ना। क्विलेन और हन्ना की परिभाषा भी बड़ी धाकड़ परिभाषा है। इन दोनों ने मिलकर के परिभाषा दी और कहा, टारगेर्सन और एडम्स और रेमर्स और गेज से, इन लोगों से, कि तू ही लोग परिभाषा देख नहीं जानते हो, हमहू परिभाषा दी थे और सुनो हमारी परिभाषा। तो क्विलेन और हन्ना महोदय कहने लगे अपनी परिभाषा में मूल्यांकन की, कहा कि विद्यालय के द्वारा बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है, खास करके शिक्षा के अंतर्गत या शैक्षिक मूल्यांकन। प्रोफेसर डांडेकर का विचार है इस पर कि शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। और आगे ये कहते हैं कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है, जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। ये होता है उसका मूल्यांकन। अब मूल्यांकन की अगर मैं बात करूं तो मूल्यांकन क्या है, सीधा सीधा मान लेते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि चीनी है, ठीक है,
अच्छा, यही लागे मापनों को आप समझ लेंगे कि मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है। चीनी मान लेते हैं आप लेकर के आए, आप गए जो है दुकान पर, शॉप पे गए और आपने कहा कि भैया 1 किलो चीनी दे दो। तो 1 किलो चीनी, आपने कहा कितनी चीनी दे दो? 1 किलो चीनी। तो 1 किलो चीनी यानी कितनी चीनी 1 किलो में आ रही है, ये उसका मापन ही निर्धारित करता है। यानी मापन क्या है कि 1 किलो चीनी। तो 1 किलो क्या है? वो मापन है। यानी वो मापन करने की एक प्रकार से जो मापन के द्वारा ही, तो एक प्रकार से चीनी का वो मतलब जो बांट होता है 1 किलो वाला बनता है, वो मापन के द्वारा ही बनता है। तो ये मान लिया गया कि भाई ये इतना चीज़ जो है ये 1000 किलोग्राम, ये 1 kg है, यानी कि इतनी चीनी 1 किलो हो जाएगी अगर इस बांट के बराबर है तो ये हो गया मापन आपका। लेकिन 1 किलो चीनी का दाम कितना है, कितना मूल्य है उसका, उसको आंकते हैं कि भैया अतने चीनिया का एक झोरा चीनी के कई रुपया हुई। अगर वो चीनी का हम दाम आंक लें कि 35 रुपया होएगा चीनी के दाम, इतने एक झोरा चीनी का दाम 35 रुपया है, 1 किलो आम के दाम इतना है, या ये संतरा का दाम इतना है, ठीक है। तो यानी कि जो चीनी का मैंने मूल्य लगाया कि भाई चीनी 40 रुपया किलो मार्केट में मिल रही है, तो 40 रुपया में उतनी ही चीनी मिल रही है, तो क्या है उसका वो मूल्य का अंकन किया गया। आंकना माने क्या होता है, कहते हैं कि तो हमें हल्के में ना आंक्यो, गांव वगैरह में यहाँ पे अवधि में हमारे इधर कहते हैं कि हमें हल्के में ना आंक्यो, हम बहुत बड़ा डेंजर आदमी हैं, ठीक है। यानी कि हल्के में नहीं लेना, मतलब हल्के में ना आंक्यो, मतलब कि हमको बहुत मतलब कम में मत आंकना। आंकना मतलब क्या होता है कि ये मत जाना कि हम बहुत कम हैं, ठीक है। आंकना माने क्या होता है, अंकन करना, यानी एक प्रकार से निर्धारित करना। क्या निर्धारित करना कि भैया इतना चीनी इतने रुपए का है। तो ये हो गया मूल्यांकन, यानी किसी वस्तु के बारे में या शिक्षा के बारे में खास करके हम किसी चीज़ का अंकन करते हैं, शिक्षा का मूल्य निर्धारित करते हैं कि शिक्षा कितने हद तक जरूरी है और किस प्रकार से जरूरी है और कहाँ तक जरूरी है, किन क्षेत्रों में जरूरी है और क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी होनी चाहिए, और भविष्य के लिए शिक्षा क्या देती है। कई सारी चीज़ें यहाँ से मूल्यांकन से निकल करके आती हैं। तो शिक्षा का भी मूल्यांकन होता है, मूल्य का अंकन करना वही होता है मूल्यांकन, सिंपल सी परिभाषा। तो ये होता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन की अगर बात की जाए तो मूल्यांकन जो होता है ये क्या होता है, मूल्यांकन किसी घटना का मूल्य ज्ञात किया जाता है। मूल्यांकन क्या होता है, एक प्रकार से ये एक प्रकार से आप देखते हैं जैसे कि अगर इंचों में किसी चीज़ की लंबाई आप मापते हैं तो वो मापन हो जाएगा, लेकिन जब उसका गुण बताते हैं तो वो हो जाता है मूल्यांकन, ठीक है। तो मापन क्या करता है, मापन जो होता है संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है कि 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, जबकि मूल्यांकन जो होता है ये गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। क्या करता है, गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, यानी कि क्वालिटी बताता है। तो मूल्यांकन क्वालिटी बताता है और मापन क्वांटिटी बताता है। ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अभी मैं मापन को भी समझूंगा तो मूल्यांकन आपके समझ में आ गया। मूल्यांकन के कई सारे कार्य भी होते हैं, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करना हुआ तो मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा आखिरकार किन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। शिक्षा प्रक्रिया के समस्त स्तरों की जांच करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नता एक चैप्टर होता है शिक्षा शास्त्र में, आपने पढ़ा होगा 2nd ईयर में, खास करके पेपर 1 में पढ़ा होगा, शिक्षा मनोविज्ञान में आपने व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसका निर्देशन देने में भी मूल्यांकन कार्य करता है और मूल्यांकन शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने में भी अपनी भूमिका निभाता है। तो ये सब मूल्यांकन के कार्य हैं। बालक को सीखने के लिए मोटिवेशन देना है, प्रेरणा देना, ठीक है। शिक्षा संबंधित अधिकारियों की सहायता करना, उपचारात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये तमाम सारे कार्य जो होते हैं मूल्यांकन के होते हैं। क्लियर होगी बातें, तो ये मूल्यांकन हो गया आपका। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व बताइए। सांख्यिकी क्या होती भाई, सांख्यिकी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व बताइए। सांख्यिकी आप सभी लोग जानते हैं। सांख्यिकी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो एक शिक्षा शास्त्री सांख्यिकी को शैक्षिक आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में एकत्रित करने की विधियों के हिसाब से या विधियों के रूप में मानता है। मनोवैज्ञानिक इसको अलग तरीके से बताते हैं। एक विद्वान है लॉबिट महोदय सांख्यिकी की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि सांख्यिकी
वह विज्ञान होता है जो घटनाओं की व्याख्या करता है, उन घटनाओं का वर्णन भी करता है, उनकी तुलना के लिए आवश्यक आंकिक तथ्यों का संग्रह भी करता है, उन तथ्यों का वर्गीकरण भी करता है, उनको सारणी में एक प्रकार से सारणी में जो है लिपिबद्ध करता है। तो ये होता है सांख्यिकी। यानी सांख्यिकी एक प्रकार से क्या होती है, सेलिंगमैन कहते हैं कि सांख्यिकी किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना व व्याख्या करने की विधियों से संबंधित विज्ञान होता है। यानी सांख्यिकी के द्वारा क्या करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा जो तथ्य होता है, बहुत सारे जो डाटा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, उनको हम क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित करते हैं, सारणी में एक प्रकार से उसको हम सजाते हैं ताकि अच्छे तरीके से। आप देखते हैं सारणियन और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, ये सब जो होती माध्यिका, माध्य विचलन, ये सब आपको हर एक सिलेबस की आर्ट के विषय में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है आपसे पूछा गया, तो सांख्यिकी समझ में आ गई क्या होती है। सांख्यिकी क्या होती है, एक विज्ञान है सांख्यिकी, जिसके द्वारा क्या होता है, सांख्यिकी के द्वारा क्या होता है भैया, सांख्यिकी के द्वारा खास करके हर एक क्षेत्रों में आप देखिएगा कई सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि सांख्यिकी एक विज्ञान है, चाहे वो शिक्षा शास्त्र में प्रयोग, मतलब शिक्षा शास्त्र में भी उसका प्रयोग होता है, डाटा के संकलन में, और इसमें भी एक प्रकार से सांख्यिकी का महत्व ये है। पहला महत्व आप सभी लोग लिखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में, पहला महत्व ये है कि व्यक्तिगत उपलब्धि की तुलना करने में सांख्यिकी का महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। क्या, व्यक्तिगत उपलब्धि। व्यक्तिगत उपलब्धि का मतलब होता है कि पर्सनल अगर रिक्वायरमेंट है कि हमारी चीज़ें हैं, तो वो भी तुलना, मतलब व्यक्तिगत उपलब्धि की तुलना करने में कि फलाने की उपलब्धि कितनी है और किसी दूसरे व्यक्ति की उपलब्धि कितनी, यानी कि ए व्यक्ति की उपलब्धि और बी व्यक्ति की उपलब्धि, इन दोनों की तुलना करने की, खास करके कि ए ज़्यादा मजबूत है कि बी ज़्यादा मजबूत है, ये तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग आप कर सकते हो। दूसरी इसकी विशेषता, मतलब कि दूसरा एक प्रकार से सांख्यिकी का यह महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में कि समूह की उपलब्धियों की तुलना करने में, कि एक समूह ए है, एक समूह बी है, इन दोनों की तुलना करने में भी सांख्यिकी का एक प्रकार से महत्व है। इसके अलावा शैक्षिक और व्यावसायिक मार्ग का प्रदर्शन करने में भी एक प्रकार से इसका महत्व है सांख्यिकी का शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा चौथा महत्व लिखिएगा सांख्यिकी के क्षेत्र में, मतलब सांख्यिकी जो है इसका महत्व ये है शिक्षा के क्षेत्र में कि शैक्षिक कुशलता प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा बालकों का अभिलेख करने, मतलब कि अभिलेख रखने में। इसके अलावा पांचवा आप लिख सकते हो शैक्षिक जो आंकड़े होते हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से विश्वसनीय बनाने के लिए, तर्कसंगत बनाने के लिए और एक प्रकार से तथ्यात्मक एक विवरण प्रस्तुत करने के लिए, ये सब सांख्यिकी का महत्व है। इसके अलावा छठवा आप लिख सकते हो विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान एवं प्रयोग करने में आप खास करके देखते हैं तो सांख्यिकी का बहुत महत्व होता है। आप कोई शोध कर रहे हैं तो उसमें खास करके सांख्यिकी का एक बहुत ज़बरदस्त महत्व आता है। ये सारी चीज़ें सांख्यिकी के महत्व के लिए मैंने बताई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, ओके, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। ओके, चले, सहसंबंध, कोरिलेशन क्या होता है, सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। सहसंबंध का मतलब होता है दो चल राशियां हैं। चल राशि एक प्रकार से जो होती हैं उनमें खास करके जो संबंध होता है पारस्परिक, उन्हीं पारस्परिक संबंधों को हम सहसंबंध कहते हैं। मान लेते हैं ए चल राशि एक है, एक बी चल राशि है, कोई भी राशि हो गई, तो एक ए है एक बी है, इन दोनों के बीच में ए का कितना संबंध बी से है और बी का कितना संबंध ए से है, तो इन्हीं दोनों के बीच का जो संबंध होता है, इन्हीं संबंधों का एक प्रकार से पारस्परिक संबंधों को ए और बी के, इसी को सहसंबंध कहते हैं, को रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि कोई भी दो गुण कितनी मात्रा में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये इससे पता चलता है। ठीक है, लेथराप महोदय सहसंबंधों की परिभाषा को देते हुए बताते हैं कि दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर सहसंबंध संकेत करता है, जबकि गिलफोर्ड कहते हैं सहसंबंध की परिभाषा को देते हुए कि सहसंबंध गुणांक वह संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे का परिवर्तन दूसरे परिवर्तन को किस प्रकार, मतलब एक का परिवर्तन किसी दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करता है। मान लेते कोई ए वस्तु है और वह ए वस्तु जो है जब उस ए में अगर कोई परिवर्तन होता है तो बी को भी प्रभावित करता है इसका परिवर्तन। नहीं, परिवर्तन तो ए में हो रहा है लेकिन ए के परिवर्तन से कहीं ना कहीं पे कुछ मात्रा में प्रभावित बी भी हो रहा है, तो ये होता है सहसंबंध। चूंकि इन दोनों में क्या है,
कोरिलेशनशिप है, यानी कि सहसंबंध है। तो सहसंबंधों में क्या होता है, सहसंबंधों में क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं ये, और एक में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो दूसरा भी प्रभावित होता है, या किस सीमा तक प्रभावित होता है यह बताता है सहसंबंध। ठीक, ये हो गया आपका सहसंबंध। समझ में आ गई बातें। गैरेट कहते हैं कि दो या अधिक चल राशियों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक सहसंबंध को क्या बोलते हैं, मतलब कि संबंध को हम सहसंबंध बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये अच्छा जो है बलूमर और लिंडक्विस्ट महोदय, ये दोनों की संयुक्त परिभाषा है। इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति या वस्तुएं औसत से अधिक या औसत से कम एक दिशा में हो और साथ ही साथ इसी दिशा में भी औसत से अधिक या औसत से कम हो तो यह प्रवृत्ति सहसंबंध कहलाती है। तो कुल मिलाकर के सहसंबंध का मतलब होता है कि तनी तू हमें देखा तनी हम तुहका देखी, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जितना संबंध आपसे है आपका मुझसे है। अगर आप कोई क्रिया करोगे तो उससे मुझे प्रभाव पड़ेगा और मैं कुछ करूँगा तो आप पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो क्लियर हो रही बात है ना। तो इस प्रकार से होता है सहसंबंध। तो यही जब वस्तुओं के बीच में होता है, ठीक है, तो ये जब वस्तुओं के बीच में होता है, व्यक्तियों के बीच में, तो यही होता है आपका सहसंबंध। शिक्षा के क्षेत्र में सहसंबंध का बड़ा जबरदस्त महत्व है। ठीक है, सहसंबंध का महत्व आप जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में आप देख सकते हो बड़ा जबरदस्त है। शिक्षा दर्शन मतलब कि दर्शन शिक्षा में देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये होता है आपका सहसंबंध। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है माध्यिका की परिभाषा दीजिए। माध्यिका की परिभाषा, माध्यिका किसे कहते हैं भैया, माध्यिका को मीडियन कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। माध्यिका का सूत्र भी होता है। ठीक है, माध्यिका का क्या सूत्र होता है भाई, माध्यिका का क्या सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2वां पद। ठीक है, ये होता है माध्यिका का सूत्र। अभी मैं रखूंगा और सूत्र के हिसाब से एक सवाल जो आता है आपके मन में, बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं आप लोग। ठीक है, एक सवाल जो होता है तो उसको बताने का प्रयास करूंगा। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि मध्यांक ज्ञात कीजिए, तो मध्यांक माने माध्यिका, मध्यांक बोलो चाहे माध्यिका बोलो बात एक ही है। मध्यमान बोलो, ठीक है, वो एक प्रकार से, या माध्य बोलो, मध्यमान या माध्य बोलो, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका एक प्रकार से मीन, जिसको आप बोलते हैं। मीन मीडियन दोनों अलग अलग एक प्रकार से फंडे होते हैं। दोनों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, दोनों से आपको सवाल लगवाने का प्रयास करूंगा। मध्यमान एक होता है जिसको मीन बोलते हैं एक प्रकार से आप, और एक होता है आपका मीडियन, यानी कि एक प्रकार से माध्यिका या एक प्रकार से मध्यांक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम समझेंगे। माध्यिका की परिभाषा आपसे पूछी गई है तो क्या लिखेंगे, माध्यिका की परिभाषा की बात की तो माध्यिका जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है, माध्यिका। ठीक है, गैरेट महोदय जो है माध्यिका की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि जब व्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रमिक दशा में हो, क्रमिक मतलब चाहे अवरोही क्रम में हो चाहे आरोही क्रम में हो। जैसे यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया है इसका मध्यांक ज्ञात करना है, ये आरोही क्रम में नहीं है ना अवरोही क्रम में है, अंचक पंचा ही लिखा है। अंचक पंचा मतलब क्या होता है, अवधी भाषा में अंचक पंचा एक शब्द चलता है। अंचक पंचा एक जो है देशज शब्द है। इसका मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर 30 लिखा है, यहाँ पर 20 लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 30 के बाद में यहाँ पर 50 आया तो तुरंत 50 के बाद में यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 75 है। ठीक है, यहाँ पर 62 75 के बाद आ गए, फिर 45 आ गए। तो सोचो ना घटते क्रम में है ना बढ़ते क्रम में, ना अवरोही क्रम में है ना आरोही क्रम में है। तो ऐसे आपको अंचक पंचा डाटा दिया जाएगा, यानी कि एक प्रकार से कोई क्रम नहीं होगा, ऐसे डाटा दे दिया जाएगा। तो उस डाटा को आपको करना क्या, डाटा माने ही जो अंक दिया उसी को डाटा बोल दो। इसको करना क्या आपको, चाहे तो इसको भाई 30 पहले मतलब कि सबसे पहले 20 लिख लो, उसके बाद में फिर 30 लिख लो, फिर 40 लिखोगे, फिर 50 लिखोगे, फिर 60 लिखोगे। ठीक है, मतलब 40 के अंदर 45 लिखोगे, फिर 50 लिखोगे, 60 लिखोगे, फिर आप 62 लिखोगे, फिर 70 लिखोगे, फिर 75 लिखोगे। इस प्रकार से आप घटते से बढ़ते क्रम में आप बांट लेंगे, लिख लेंगे एक तरफ से। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में भैया इसमें एक प्रकार से n+1 पद, यानी कितनी संख्याएं हैं उसको n बोलते हैं, तो उसको उसमें एक जोड़ देंगे, यानी संख्या यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर संख्याएं आपकी 9 पढ़ रही हैं। अभी मैं इस सवाल को जब बताऊंगा तो इसमें आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं जस्ट इस सवाल के बारे में आपको बता रहा हूँ, पूरा सवाल हल करके आपको समझाऊंगा, परेशान मत होइए। तो माध्यिका की परिभाषा की बात किया है तो गैरेट महोदय कहते हैं कि जब व्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रमिक दशा में हो तो मध्य अंक माध्यिका या माध्यांक कहलाता है। आपको ये जो है श्रेणी दी जाएगी वो इधर उधर की दी जाएगी, उसको आपको एक श्रेणी में करना होगा और उसी का जो मध्य अंक होगा वही होगा क्या, वही होगा आपका मध्यांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले विद्वान है आपके जेपी गिलफोर्ड।
जेपी गुलफोर्ड जो है कहते हैं कि किसी मपनी पर मध्यांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर 50% केस होते हैं और 50% नीचे होते हैं। ठीक है, यानी मध्यांक वह अंक है जिसके ऊपर कोटिबद्ध वितरण के आधे प्राप्तांक तथा नीचे आधे प्राप्तांक स्थित होते हैं। मान लेते हैं कि इधर से 1 2 3 मैंने लिखा और 4 लिख दिया, 5 6 लिख दिया। अब इसमें देखिए 5 6 7 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे ठीक है कौन सा बीच में पड़ता है आपका, देखिए 4 जो है आपका बीच में पड़ रहा है, 3 इसके इधर पड़ रहे हैं 50% तक और 50% तक इधर पड़ रहे हैं। तो ये 4 आपकी जो संख्या ये मध्यांक निकल आएगा। और थोड़ा सा भी मैं सवाल के हिसाब से समझूंगा तब आपके और समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है विचलनशीलता को परिभाषित कीजिए। विचलनशीलता किसे कहते हैं भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करें। विचलनशीलता क्या है? विचलनशीलता की अगर बात की जाए तो विचलनशीलता किसी भी अंक, लिखेंगे कि विचलनशीलता किसी भी अंक वितरण में विभिन्न अंकों की अपने मध्यमान से निकटता अथवा दूरी को क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। जब एक अंक वितरण में विभिन्न अंक अपने मध्यमान से क्या होते हैं, अपेक्षाकृत नगीच होते हैं, यानी कि निकट होते हैं, नज़दीक होते हैं, तब अंकों की विचलनशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब विभिन्न अंक अपने मध्यमान से दूर दूर तक फैले हुए होते हैं तो वितरण में विचलनशीलता अधिक हो जाती है। अच्छा, इस बात को हम एक विद्वान के हिसाब से अगर समझें तो ज़्यादा बेटर होगा। लिंडक्विस्ट महोदय विचलनशीलता की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि विचलनशीलता वह अभिसीमा होती है जिसके अंतर्गत अंक जो होते हैं अपने मध्यमान से नीचे और ऊपर की ओर वितरित और विचलित रहते हैं। यानी कि एक मध्यमान जो होता है इसके इधर भी और इसके इधर भी विचलित होते रहते हैं, प्रभावित करते रहते हैं एक दूसरे को। ओके, गैरट कहते हैं कि विचलनशीलता का अर्थ प्राप्त अंकों के वितरण या फैलाव से होता है। यानी कि कितना फैलाव कितना है इसके आगे, मतलब कि कितना अंक मध्यमान से इधर है कितना इधर है, तो ये फैलाव जो होता है इसी फैलाव को गैरट महोदय क्या बोलते हैं, विचलनशीलता या वितरणशीलता बोलते हैं। वितरण या विचलित विचलनशीलता वही होता है कितना फैला है, कितना फैलाव है, उसी को विचलनशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो गैरट कहते हैं कि विचलनशीलता का अर्थ प्राप्त अंकों के वितरण या फैलाव से होता है। यही फैलाव प्राप्त अंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर फैला हुआ होता है या होता है। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी कि विचलनशीलता क्या है। कुल मिलाकर के आप लिखेंगे आगे कि विचलनशीलता किसी भी वितरण मान के मध्यमान की, जो मध्यमान होता है उसके दोनों ओर उसके विभिन्न अंकों का जो विचलन, यानी विचलन माने फैलाव, एक प्रकार से प्रसार, तो फैलाव, उसी फैलाव को दिखाता है विचलनशीलता। समझ में आ गई बातें? यानी कोई अंक जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा, अब विचलनशीलता का प्रभाव देखें। मान लेते बीच का मान ये है, यहाँ पर 20 है, 4 संख्या इधर है 4 संख्या इधर, तो ये फैलाव जो है इसका इतना फैलाव, यही क्या है, यही विचलनशीलता है कि 4 इसके इधर ही और 4 इसके इधर, ये फैलाव हो गया आपका। ठीक, तो ये हो गया विचलनशीलता। अच्छा, अब छठवां प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्न आंकड़ों से मध्यांक ज्ञात कीजिए। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएगा तो कोई भी अंक आपको दे सकता है, जरूरी नहीं कि यही अंक आपको दिया जाएगा, लेकिन मैं इस अंक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे आपकी परीक्षा में अगर मध्यांक पूछे, अच्छा मध्यांक पूछे, चाहे मीडियन पूछे और चाहे माध्यिका पूछे, माध्यांक, माध्यिका और मीडियन, ये 3 शब्द एक ही शब्द है, यानी कि इसका तीनों का मतलब एक ही होता है। मीडियन कहो और चाहे मध्यांक कहो और चाहे माध्यिका कहो। ठीक है, और एक दूसरा होता है जिसको आप मध्यमान बोलते हो, मध्यमान अलग है। ठीक है, मध्यमान को मीन बोला जाता है अंग्रेजी में और हिंदी में मध्यमान बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई। और मध्यमान को औसत गणित भाषा में, मतलब गणितीय भाषा में उसको औसत बोलते हैं। अब यहाँ पर मध्यांक आपको ज्ञात करना है, यानी माध्यिका ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है, इस अंकों का मतलब ऐसी श्रेणी आपको दी जाएगी, इसे मिल जाएगा, इसमें आपको ज्ञात करना है। ओके, एक बात मैं और यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि आप हमको इंस्टाग्राम जो चलाते हैं, जो छात्र हैं, इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हो आप। इंस्टाग्राम पर शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ही आईडी है, स्पेस नहीं देना है आपको, डायरेक्ट आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट लिख करके सर्च करना है, आपको हमारा उस पर मिल जाएगा, आप फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम आईडी हमारी, और वहाँ पर जानकारी आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। इसके अलावा फेसबुक पेज हमारा शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ही है, तो आप फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर सकते हैं, पेज को लाइक कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा उसके लिए। ओके, तो आप हमको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए आप बिल्कुल फॉलो करेंगे, आपको जानकारी मिलेगी, प्लीज़ फॉलो करें। ओके,
तो यहाँ पर आपको मध्यांक जो है इसकी अगर बात की जाए तो आंकड़े जो हैं आपको दिए गए हैं। देखिए आंकड़े आपके दिए गए हैं 30, 50, 60, 40, 20, 70, 75, 62 और 65। ये आपको एक प्रकार से ये ना तो अवरोही क्रम में संख्या है ना आरोही क्रम में है, यानी कि ना घटते से बढ़ते क्रम में है ना बढ़ते से घटते क्रम में। ये अंचक पंचा माने एक प्रकार से ऊबड़ खाबड़ दी हुई है, यानी इधर उधर। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अब इसको अंचक पंचा जो चीज़ें दी गई हैं इसको हम क्या कर लेंगे भाई, इसको हम अपने तरीके से, इसको पहले आप घटते से बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको हम जो है घटते से बढ़ते क्रम में हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पर 30 लिखा, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है भैया, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही लोग लगाओगे इसको, मैं नहीं लगाऊंगा। देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है भाई, 20 है, 20 को सबसे पहले लिख दो, 20 सबसे पहले लिख दिया। उस वैसे छोट कौन संख्या है भैया, 30 है, बिल्कुल 30 है, 30 लिख दिया, ठीक है। 30 से छोट कौन संख्या है, 30 से छोट कौन संख्या भैया 40 है, मतलब 30 से बड़ी कौन संख्या है 40 है। 40 से बड़ी इसमें कौन सी दिख रही है 45, 40 से बड़ी कौन सी है 45, 45 लिख लो। 45 से बड़ी कौन सी है नज़दीक की सबसे 50, 50 से बड़ी कौन सी है और 60, 60 से बड़ी कौन सी है आपकी 62, 62 से बड़ी आपकी कौन सी है 70, 70 से बड़ी आपकी कौन सी यहाँ पर 75, ठीक है। ये संख्याएं हैं, आप कितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 संख्याएं हैं कुल मिलाकर के आपकी। कितनी संख्याएं भैया 9 संख्या है, ठीक है, समझ में आ रही बात ना, 9 संख्या है। तो मीडियन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर n बराबर होता है 9, यानी कि संख्याओं की संख्या, मतलब उसकी उसी को नंबर ऑफ, एक प्रकार से जो संख्याएं होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को नंबर बोलते हैं। तो उसको n से हम डिनोट करते हैं, किससे, n से, n+1/2वां पद, ये सूत्र होता है। मीडियन का सूत्र क्या होता है, याद ध्यान रखिएगा, n+1 मीडियन बराबर n+1/2वां पद, ये सूत्र होता है इसका। यानी n क्या है, n यानी कितनी संख्या इसमें है, तो 9 संख्या है, n की जगह आप 9 रख दियो भैया, 9 रखें हम यहाँ, 9 रखागा। चलो थोड़ा काला कलर ले ली, थोड़े दिखाई पड़े, नहीं हरा ले ली। 9 जो है एक प्रकार से क्या है, 9 क्या है, 9 संख्या है यहाँ पर, जैसे 20 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्या तो यह हुआ n माने 9 संख्या, ठीक है, समझ में आवत बात, बिल्कुल बिल्कुल। हम जाई जब तक आपके समझ में आई न जे तब तक हम ये सटब ना, बिल्कुल ये चीज़ अगर समझ गो तो लगभग आपके 5 या 10 नंबर तैयार हो जाएगा, कन्फर्म मान लियो, और मज़ा आ जाए। बहुत ज़्यादा आप लोग डर रहे थे कि सर जी सवाल आवत है जोन सोशियोलॉजी में और एमन शिक्षा शास्त्र में, वो का बताई दो, तो यही के लिए हम सोचे नहीं का बताई बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग कभो फिर दोबारा जो है परेशान ना हुए का लेके के, और आसानी से बढ़िया नंबर पीट दियो, कोनो दिक्कतों ना हुए, तो ठीक नहीं है, बिल्कुल चले, बहुत बढ़िया है। यही लिए हम सोचें कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था करी। चलो भैया, तो 9 संख्या है, तो यहाँ n के जगह आप का रख दिहन 9 रख दिहन। अब प्लस है यानी कि धन है, एक जोड़े वाला चिन्ह हुई, जोड़ दिहन, यक यहाँ लिखा है, ये सूत्र वैसे हुए n+1/2 वहाँ पद, ठीक है। अब देखो तो n में 1 जोड़बो कितना हो जी, यक, यानी 9 + यक और /2, ये सूत्र से है 2। अच्छा 9 और 1 जोड़बो कितना हो जे, 10 हो जे कि ना हो जे, 10, तो 10/2 कितना हो गया भाई 10/2। 10 को अगर आप भाग करोगे भैया 2 से कितना मिलेगा, कितना मिलेगा भैया 5 मिलेगा, बराबर 5 आप लिख दीजिएगा। कितना लिखोगे 5 लिखोगे, यानी आपको क्या मिला 5 जो मिला, ये मिला इसका प्राप्त। अच्छा यहाँ पर वहाँ पद यानी n+1/2वां पद, ठीक है, तो 5वां पद यहाँ पर मिलेगा। अच्छा 5वां पद देखियो, श्रेणी में जो आपने ये लिखी श्रेणी बनाई थी, जो हमने इसको घटते से बढ़ते क्रम में रखा था, इसीलिए हमने श्रेणीबद्ध कर ली थी, क्योंकि ये जो 5वां पद आएगा उसी 5वां पद को हम ढूंढेंगे इसमें से। देखो इसमें 5वां पद कौन सा है, पहला पद है 20, दूसरा पद है 30, तीसरा पद है 40, चौथा पद है 45 और 5वां पद है भैया 50। 5वां पद कौन सा है 50, छठवां पद कौन है 60, 7वां है 62, 8वां है आपके 70 और 9वां है 75, ठीक है। तो 4 एकरे यहाँ है और 4 एकरे यहाँ है, यही हो गई विचलनशीलता। अब ठीक है, नियन का हुआ नंबर ऑफ, एक नंबर इसका जो है पूरा नंबर हो गया ये 9, क्लियर हो गई बातें। अच्छा यमन समझ नंबर में ना पढ़ो, नंबर तो 9 हो ही गया आपका। उत्तर का निकले 5वां पद, तो 5वां पद कौन सा है 50 है, तो 50 ही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो आप लिखेंगे अतः शुरू में क्रम से चलने पर
5वें क्रम पर 50 आता है, अतः यही मध्यांक का द्योतक है। अर्थात दी गई श्रेणी का मध्यांक मान कितना है? 50 है। कितना है भैया? 50 है। बताओ कितना सहज रहा। पांचवा पद पे कौन है? 50 है। लिख दो नीचे, अतः पांचवें पद का मान 50 है, इसलिए मध्यमान क्या होगा? सॉरी, मध्यमान मध्यांक का मान कितना होगा? 50 होगा। या माध्यिका कितनी है? 50 है। और क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गई भैया? बिल्कुल समझ में आ गई बातें। तो ये हो गया इसका सवाल, मैंने क्लियर कर बता दिया। आगे समझते हैं। 7वां प्रश्न आप देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है, मापन के स्तरों का उल्लेख कीजिए। सॉरी, मापन के स्तरों का उल्लेख कीजिए। मापन के कितने स्तर होते हैं भैया? तो एस स्टीवेंस एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त विद्वान है, अच्छे विद्वान हैं, एस स्टीवेंस, ठीक है। तो एस स्टीवेंस कहते हैं, उन्होंने मापन को एक प्रकार से उसके स्तर को बताते हुए कहा कि मापन के 4 स्तर होते हैं, और उन्होंने निम्न से उच्च के क्रम में उसको वर्गीकृत करा है, बांटा है। इन्होंने निम्नतम स्तर का मापन सरल होता है बताया, लेकिन उसमें परिशुद्धता कम होती है। उच्चतर स्तर का जो स्तर मापन होता है उसमें जटिलता होती है, किंतु उसके निष्कर्ष ज़्यादा शुद्ध होते हैं। तो मापन के 4 मापन कितने प्रकार के? मापन के स्तर 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर कौन सा है? पहला स्तर है भैया नापित स्तर। नामित स्तर पहला कौन सा है? नामित स्तर या मपनी स्तर बोलो या मपनी बोलो। तो मापन के 4 स्तर, नामित स्तर या फिर नामित मपनी। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? क्रमिक स्तर या क्रमिक मपनी। तीसरा स्तर कौन सा हो गया मापन का? हो गया अंतराल स्तर या अंतराल मपनी। इसके अलावा जो चौथा हो गया आपका स्तर, वो कौन सा है? अनुपात स्तर या अनुपात मपनी। क्लियर हो गई बातें? ये हो गया आपका, ये जो है मापन के स्तर हो गए। क्लियर बातें? क्लियर हो रही बातें ना? सारी चीज़ समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो फटाफट से बता दीजिएगा। अच्छा, नामित जो एक प्रकार से मापन है, ये एग्जाम में अगर पूछा है, नामित जो है गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि नामित स्केल के मापन में हम मात्र कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए इसे शाब्दिक या वर्गीकरण मपनी भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों या एक प्रकार से वस्तुओं को किसी विशेषता के आधार पर कुछ समूहों में हम बांट देते हैं, और प्रत्येक समूह को एक नाम देते हैं, एक संख्या या एक चिन्ह दे देते हैं। जैसे कि लिंग भेद के आधार पर हम बच्चों को लड़के और लड़कियों में बांट देते हैं, निवास के आधार पर हम शहरी और गांव को बांट देते हैं। ये सब नामित मापन होता है, ठीक है। नाम के हिसाब से मैं बांट देता हूँ, मतलब कि नाम के हिसाब से नामित मपनी। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका भाई, दूसरा कौन सा मपनी होता है आपका? दूसरा है क्रमिक मपनी, यानी एक क्रम से, क्रमबद्धता के साथ, मतलब कि एक प्रकार से शेड्यूल में, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? अंतराल, यानी कितना अंतराल इन दोनों के किसी बीच में कितना अंतराल है, ठीक है, कितना गैप है, उस गैप के हिसाब से वो मपनी। और एक होता है अनुपात का मापन करना, ठीक है, कितने अनुपात में क्या चीज़ें हैं, तो ये अनुपातिक मपनी होती है। अब ये हो गया आपका जो है 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आप देखेंगे, निम्न की सहायता से मध्यमान की गणना कीजिए। निम्न की सहायता से मध्यमान की गणना कीजिए। निम्न मतलब कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं, अब इसमें मध्यमान आपसे पूछा गया है। अब मध्यमान क्या होता है? माध्यिका तो आपके समझ में आ गई भैया, माध्यिका समझ में आ गई ना? माध्यिका, माध्यांक और मीडियन, ये तीनों शब्द एक ही हैं, ठीक है। और एक अगला शब्द होता है आपका मध्यमान। मध्यमान को मीन बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, और गणित में बोले तो इसी को औसत बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। अच्छा, ये जो श्रेणी दी गई इसका मध्यमान निकालना, तो कैसे निकालेंगे? मध्यमान का सूत्र होता है, मध्यमान को अंग्रेजी के यम, बड़े यम से प्रदर्शित करते हैं, और यम बराबर होता है, क्या होता है भाई? यम बराबर होता है आपका, क्या होता है? यम बराबर होता है सिग्मा कैपिटल एक्स बटे यन। यन भी यहाँ पर कितना है? नंबर, यानी कितना नंबर दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर दिया गया है। तो नीचे कितना हो जाएगा आपका? 10 लिखा जाएगा। तो ये यन क्या है? 10 है, ठीक है। सिग्मा माने होते हैं भैया जोड़, जो सिग्मा का चिन्ह बनाता है, ऐसे सिग्मा का चिन्ह ऐसे बनता है, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है जोड़। सिग्मा माने क्या होता है? सिग्मा माने क्या होता है भाई? सिग्मा माने क्या होता है? बताने का प्रयास करेंगे। सिग्मा माने क्या होता है? जोड़। सिग्मा एक्स। एक्स माने क्या होता है? जो संख्याएं दी गई हैं, इसी सभी संख्याओं को जोड़ना है हमको। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है? जो दी गई संख्याएं होती, कुल संख्याओं का योग बटे
कुल संख्या यानी कितनी संख्याएं दी गई उन सभी को जोड़ लेना है। कैसे जोड़ना है, इनको क्रमबद्ध नहीं करना है कि हाँ इसको आप आरोही या अवरोही क्रम में या घटते बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, नहीं। इसको क्या करना है, ऐसे लिखा है श्रेणी, अब क्या करोगे आप, इसको करना है कि 17, 12, 15, 13, 11, 9, 7, 14, 10 और 16 को क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, आइए इसको आपको लिखना है। क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 17 + 12 + 15 + 13 + 11 + 9 + 7 + 14 + 10 + 16 और बटे में क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सिग्मा एक्स पूरा का पूरा। सिग्मा माने होता है जोड़, एक्स माने यानी जो ये संख्याएं, इन सारी संख्याओं का जोड़ को सिग्मा एक्स कहते हैं। सिग्मा एक्स माने होता है पूरी की पूरी जो संख्याएं दी होती हैं आपकी श्रेणी में, उन सभी श्रेणी संख्याओं का जोड़, वो होता है आपका सिग्मा एक्स। ठीक है, बटे कितना था, यन। यन माने क्या होता है, नंबर, यानी कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, तो बटा हम का कितना कह दें भैया, 10 कह दें और बराबर लगा दें। अब अगली लाइन का हुई का हल करो, 17 और 12 कितना होगा, 17 12 यानी कि 10 10 20 और 7 2 9 यानी कि 29 होगा। 29 में कितना जोड़ा जाए भाई, 29 में अगर आप 15 जोड़ो कितना हो जाए, 29 में 15 जोड़ो, 29 और 5 34, 34 और 10 44 होगा। 44 में 13 जोड़ो, 44 और 3 कितना होगा, 44 3 47, 47 और 10 कितना होगा भैया, 47 और 10 हो गया अपना मतलब 57, 57 और 11 कितना हो जाएगा, 57 1 58, 58 और 10 कितना हो जाएगा, 58 10 68, 68 और कितना हो जाएगा 9, 68 और 10 कितना होता है 78 और 1 कम कर दो 77 हो गया। 77 में कितना जोड़ेंगे भाई, 77 में अगला आ गया आपका 14, 14 आ गया कि 7, नहीं 7 है हाँ, तो अगला है आपका 77 आ गया आपका। 77 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, 77 में 7 जोड़ दो, 77 और 3 कितना हो जाएगा 80, 80 और 4 84 और 14 फिर जोड़ोगी 14, 14 मतलब कि 84 और 4 88, 88 10 98 हो गया, बिल्कुल 14 हो गया। 98 और 10 108 हो गया। 108 में अगर 16 जोड़ दो कितना हो जाएगा 124, 16 में अगर 8 जोड़ोगे तो 8 3 24 होता है ना, बिल्कुल। तो जो है 108 में अगर 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 24, 124 ऊपर का जोड़ आया आपका, 124 हमने ऊपर लिख दिया, पूरे के पूरे को मैंने जोड़ लिया। जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उन सभी संख्याओं को आप जोड़ लेंगे। पूरी संख्याओं का जोड़ कितना निकला 124। अब बटम कितना है भैया 10 है। अगर 10 में अगर बटा है कहूँ भैया देखो कि 10 अगर नीचे बटम है तो 10 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, अगर 10 से भाग दी सबसे सरल तरीका क्या है कि एक अंक मतलब कि यहाँ पर 10 काट दो, यहाँ पर दशमलव लगा दो बीच में, एक संख्या पहले मतलब एक संख्या यहाँ पीछे छोड़ करके दशमलव लगा दो, 1 0 है। अगर यहाँ पर 100 होता दशमलव यहाँ पर हम लगा देते, ठीक है, लेकिन 0 नहीं है इसीलिए यहाँ पर दशमलव कहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा। तो 12.4 आपका उत्तर निकल के आया। क्या ले आया 12.4, आप लिखेंगे 12.4। ये आपका निकल कर आया क्या भाई, इसका पूरा का पूरा हल करने के बाद में तो आप लिखेंगे कि अतः मध्यमान बराबर 12.4। ठीक है, क्या है मध्यमान इसका, लिखिएगा कि दी गई श्रेणी का मध्यमान कितना है 12.4 है। ओके, क्लियर होगी बातें। तो ये होता है आपका, ये मध्यमान निकल के आया 12.4। ठीक, इसी को औसत बोलते हैं। अगर मान लेते हैं 10 आदमी होंगे, 10 आदमियों को 12.44 रुपये अगर दोगे तो सभी को बराबर मिल जाएगा और सभी को बराबर बांटना ही औसत या मध्यमान आपका हो जाता है। मध्यमान निकाल करके आप उसी संख्या के हिसाब से सभी को बराबर बराबर बांट सकते हो। ठीक है, तो ये होता है एक प्रकार से मध्यमान। मध्यमान निकल के आ गया सामने। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, बहुलांक किसे कहते हैं। बहुलांक, बहुलांक भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको भी थोड़ा सा मैं बताने ही वाला था लेकिन लास्ट में आपको प्रश्न दिख गया तो मैंने सोचा इसको भी बता देंगे। बहुलांक से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा। बहुलांक क्या होता है भाई, बहुलांक को एक प्रकार से सेंट्रल टेंडेंसी एक प्रकार से बोला जाता है और सेंट्रल टेंडेंसी की तीसरी मापन विधियों में से नाम आता है बहुलांक का। एक होता गया माध्य आपका, एक माध्यिका हो गई और ये हो गया बहुलांक, ठीक है, या बहुलक। तो ये होता है एक प्रकार से बहुलांक। बहुलांक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की, केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य, माध्यिका, बहुलांक के तीनों कैटेगरी शामिल हो जाती हैं। अच्छा, तो आप लिखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न मापन विधियों में बहुलांक एक तीसरी विधि होती है। किसी भी आवृत्ति में बहुलांक वह मान होता है जो कि उस विवरण में बार बार आता है, उस वितरण में बार बार आता है या सबसे अधिक बार आता है, तो यही होता है आपका बहुलांक। बहुलांक माने बहुल अंक, बहुल माने होता है ज़्यादा, अंक माने होता है अंक,
यानी कोनो श्रेणी दी गई उसमें बहुलता जिस शब्द की होगी, जैसे मान लेते हैं मैं एक श्रेणी लिखूं, जैसे आपको देगा एग्जाम में कि 1 लिख करके देगा, 2 3 4 और 2 3, ठीक है, और इसके अलावा फिर लिख देगा आपको 2 और 5, ये आपको लिख करके दिया, एक श्रेणी दी गई। पूछा गया कि दी गई श्रेणी में बहुलांक ज्ञात कीजिए, आपसे पूछेगा दी गई श्रेणी में बहुलांक ज्ञात कीजिए, तो बहुलांक क्या निकलेगा, आप देखेंगे इसमें कौन सा शब्द जो मतलब कौन सा अंक बार बार प्रयोग, कितनी बार, देखिए 2 जो है एक बार हुआ है, 2 देखें कितनी बार प्रयोग हुआ है, एक बार ये 2 और ये 3 बार, ये 2 जो है 3 बार आया है, ये देखें ये 3 बार आया है। तो देखिए 2 सबसे ज़्यादा बार इस श्रेणी में प्रयोग किया गया, 3 2 ही बार है, लेकिन 2 3 बार है, यानी कि 2 जो है ये 3 बार प्रयोग हुआ है, अर्थात 2 जो संख्या दी गई है दी गई श्रेणी में 2 क्या है, बहुलांक है, ठीक है। तो 2 जो दिया गया है, 2 अंक जो है वो क्या है, 2 संख्या ये बहुलांक है दी गई श्रेणी की, यानी कि 3 बार प्रयोग की गई वो, ठीक है। तो यही होता है बहुलांक। क्लियर, उदाहरण के माध्यम से आपने समझ लिया। बहुलांक की परिभाषा को देते हुए गिलफोर्ड कहते हैं कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है वही होता है बहुलांक। कैनी और चीपिंग कहते हैं कि किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो बहुलांक को बहुलांक कहलाता है, यानी कि बहुलांक को अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोड, ठीक है। मोड आपने नाम सुना होगा जब गणित आप पढ़ते हैं, मोड माने होता है एक प्रकार से आप देखते हैं मोड शब्द, ऐसे कि अगर मान लेते हैं कि कई बार शब्द मान लेते हैं, 2 ऐसे मान लेते हैं, 2 2 2 3 4 आप देखते हैं, तो उसके ऊपर आप लगा देते हैं 2 माड माने होता है ये कई बार प्रयोग हुआ है, तो मोड माने एक प्रकार से वही होता है, मोड माने क्या होता है, एक प्रकार से बहुलांक माने कई बार प्रयोग होने को होता है। आप देखते होंगे जब दशमलव में संख्या आती है, जैसे कि 33.33, अगर आप 100 से भाग करोगे 3 को, तो ये अभी पूरा कभी काट नहीं पाओगे, 3 आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन 2 के बाद आप लिखते नहीं हो, क्योंकि 3 संख्याओं की श्रेणी बहुत अधिक हो जाएगी, तो यहाँ पर आप क्या लगा देते हो, ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा, तो ये होता है आपका मोड लगा होता है ऊपर, ठीक है, ये चिन्ह ऊपर ऐसे ये चिन्ह लगा होता है संख्याओं की, तो उसका मतलब होता है मोड, ठीक है। गणित में बहुलांक समझ में आ गया, ठीक है, ये होता है आपका बहुलांक। क्लियर बात है, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि मापन और मूल्यांकन में अंतर बताइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा प्रश्न पूछा ही गया है कि मापन और मूल्यांकन क्या होते हैं, मतलब इन दोनों में अंतर बताइए। तो मापन क्या किसे कहते हैं और मूल्यांकन किसे कहते हैं, जान लीजिए। पहला अंतर दोनों में ये होता है कि मापन का लिखेंगे सभी लोग, पहला अंतर, मापन का अर्थ क्या होता है, परिमाणात्मक मूल्य होता है मापन का मतलब, जैसे कि इंचों में किसी चीज़ की लंबाई मापना हुआ, ये हो गया मापन। जबकि मूल्यांकन का अर्थ होता है एक प्रकार से बड़े स्तर पर, ठीक है, यानी व्यापक होता है। मापन छोटे स्तर पर होता है, मूल्यांकन बड़े स्तर पर होता है। मूल्यांकन में किसी घटना का मूल्य ज्ञात किया जाता है, मतलब कि इसमें मूल्य का पता होता है, उसमें उसके मतलब कि वजन का पता चलता है। दूसरा इसका अंतर ये होता है मापन और मूल्यांकन का, मापन किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, यानी संख्यात्मक विवरण होता है, यानी कि क्वांटिटी बताता है मापन। जबकि मूल्यांकन जो होता है ये गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, यानी कि ये क्वालिटी को बताता है। तीसरा अंतर आप क्या लिखोगे, तीसरा अंतर ये लिखिएगा कि मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक है, यानी कि मूल्यांकन बड़ा होता है और मापन छोटे स्तर पर होता है, यानी कि मापन एक छोटी अवधारणा है, मूल्यांकन बड़ी अवधारणा है। मापन में किसी एक गुण की परीक्षा की जाती है, जबकि मूल्यांकन में सभी गुणों का अध्ययन किया जाता है, सर्वांगीण अध्ययन होता है उसके गुणों का, ठीक है। चौथा अंतर आप लिखेंगे कि मापन में मूल्यांकन की अपेक्षा कम समय लगता है। मूल्यांकन में चूंकि ज़्यादा समय लगता है, कई पहलुओं पर हमको एक प्रकार से मूल्यांकन करना होता है। मापन तुरंत चीनी उठाया, तराजू में रखा, 1 किलो तोल दिया, हो गया आपका मापन। लेकिन मूल्यांकन क्या हो गया, 1 किलो चीनी का दाम लगाना हुआ हमको, या चावल अगर कोई दुकान पे लेकर के जाते होंगे तो बनिया उसको देखते हैं चावल निकाल करके, यार चाउर जो है बहुत टूट है तहार, इसमें इसका दाम इतना नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा ही कम लगेगा, 14 रुपये में लागी, क्यों कहे 15 रुपये में, थोड़ा सा और अच्छा है 15 रुपये में, थोड़ा सा और अच्छा 16 रुपये में, और बढ़िया 17 रुपये में, और बढ़िया 18 रुपये में। यह प्रकार से क्या होता है, उसके क्वालिटी को देख करके उसके मूल्य को निर्धारित करना, यही प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है, ठीक है। तो मापन में मूल्यांकन की अपेक्षा कम समय लगता है, मापन बहुत जल्दी हो जाता है, मूल्यांकन देर में होता है ओकरे अपेक्षा।
पांचवा अंतर लिखो भैया। पांचवा अंतर क्या हुआ था? मापन जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है मापन, उसमें कोई त्रुटि या यूज नहीं होती। मापन 1 किलो डिक्टू है। वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ प्रविधि का प्रयोग होता है, जबकि मूल्यांकन आत्मनिष्ठ होता है, यानी मूल्यांकन में एक प्रकार से आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये अगर हमने चीनी 40 में खरीदी है तो 40 रुपये किलो लायक थी चीनी, मोटे दानक चीनी थी तो 40 रुपये में खरीदा है। 38 रुपये में किलो चीनी बगल पड़ोसी में ले आवा, मार करो जुड़ते घर में बैठ के, तो वो चीज़ एक प्रकार से दूसरे तरीके से होती है। समझ में आ रही? हमारी जो भाषा है उसको जब मैं बोलता हूँ तो मत सोचिएगा कि थोड़ा गड़बड़ भाषा है। हमारे यहाँ बहुत वो अच्छी, मतलब एक प्रकार से मैं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग या वैसा नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे यहाँ की एक प्रकार जनरल भाषा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो है मापन और मूल्यांकन यही होते हैं। मापन वस्तुनिष्ठ होता है और मूल्यांकन आत्मनिष्ठ होता है। छठवां अंतर आप लिखेंगे भैया बाबू, छठवां अंतर क्या लिखेंगे? छठवां अंतर लिखेंगे कि मापन की अपेक्षा मूल्यांकन में अधिक धन व्यय होता है। क्योंकि मापन बहुत जल्दी हो जाता है, कम खर्चीला होता है मापन, मूल्यांकन ज़्यादा खर्चीला होता है। सातवां अगर बात की जाए, सातवां अंतर होता है कि मापन का संबंध किसी वस्तु के मात्रात्मक मूल्य से होता है, कि उसकी मात्रा कितनी उसके मूल्य से होता है, जबकि जो मूल्यांकन होता है उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ों पर कहीं ना कहीं पे ध्यान देना होता है। तो ये होता है मापन और मूल्यांकन में कुछ अंतर, जो कि मैंने बता दिया। आपके समझ में बिल्कुल आया होगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। निश्चित तौर पर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न मेरे हिसाब से नहीं चल रहा होगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। निश्चित तौर पर सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ा जाए, फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपकी जो है कि जो है अगला आपका है लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है। लघु उत्तरीय अगर प्रश्नों की मैं बात करूं आपके लिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपके जो है 5 मतलब की दी होती है, लेकिन 5 की अपेक्षा आपको करना ज़्यादा होता है। ठीक है, कितने प्रश्नों को करना होता है? और भी चीज़ों को आपको करना होता है, यानी लगभग 10 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से केवल 5 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, और अथवा करके प्रश्न दिया होता है। सबसे मज़ेदार बात ये होती है, तो आइए समझेंगे हम बड़े विस्तार से, आपको चिंता नहीं करनी है हर एक चीज़ों के बारे में। ठीक है, चले जान लेते हैं भाई। देखिए सभी प्रश्न करने हैं आपको खंडबाद से, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। चले, पहला प्रश्न है मापन तथा मूल्यांकन के महत्व को बताइए। महत्व क्या है भाई? शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व है। मापन में आप देखते हैं मूल्यांकन का, मापन और मूल्यांकन का छात्रों के जीवन के लिए, शिक्षकों को, अभिभावकों को, तीनों की दृष्टि से बहुत महत्व है। छात्र को अपनी प्रगति और योग्यता का पता लगता है इससे, और आत्मविश्वास का विकास होता है अगर अपनी योग्यता और प्रगति के बारे में जान सकते हैं, अपना मापन और मूल्यांकन खुद कर लें। इसके अलावा अध्यापक जो होता है अपनी उसका जो शिक्षण विधि है वो सही है, शिक्षा योजना अच्छी है या नहीं है, उसमें सुधार करने का अवसर मिलता है उसको। अभिभावकों के लिए इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बालकों को सही प्रगति का ज्ञान देना। तो कुल मिलाकर के शिक्षा में इसका उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। आप लिखेंगे सबसे पहला महत्व इसका ये है भाई, छात्रों के चयन में सहायता करता है। मापन और मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, छात्रों को क्या कौन सी कक्षा में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, ये सब बच्चों को द्वारा निर्धारित होता है। तो ये होता है इसका महत्व। दूसरा महत्व ये होता है विशिष्ट योग्यता की माप में सहायता देता है। इसके अलावा तीसरा जो है पाठ्य पुस्तकों में या पाठ्य विषयों में चुनाव में सहायता मिलती है इसको पढ़ने से। चौथा होता है मापन और मूल्यांकन का महत्व ये है व्यवसाय संबंधी मार्ग का एक प्रकार, मतलब कि मार्ग प्रदर्शन करता है कि भाई मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही बालकों की व्यावसायिक योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे कौन सा व्यवसाय करना है, उसकी एक प्रकार से शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। तो ये सब मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही होता है। पाँचवा, कठिनाइयों का निदान किया जाता है इससे, ये भी एक महत्व है। पूर्व कथन में सहायता मिलती है, शिक्षा में अपव्यय का निवारण होता है, अध्यापकों के कार्य की जांच की जाती है, पाठ्यक्रम का निर्माण और शिक्षण विधियों की में चयन की सहायता प्रदान करता है मापन और मूल्यांकन। क्योंकि मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही आप देखते हैं पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, विषय वस्तु, सहायक पुस्तकें, शिक्षण क्रियाएं, शिक्षण विधियां क्या होंगी, इन सभी का जो है निर्धारण जो होता है मापन और मूल्यांकन के द्वारा। भाई कितना स्तर, मतलब कितना पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, कितने घंटे का क्लास होना चाहिए और कितना उस घंटे में कितना हमको पढ़ाना है, मतलब एक शेड्यूल फिक्स होता है, एक टाइम टेबल होता है, उसके तहत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही होते हैं। तो ये सब मापन और मूल्यांकन के क्या है भाई, महत्व है। इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखते हैं, देखिए यहीं पर आपको मैं समझा दे रहा हूँ। अथवा करके प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका, देखिए अथवा करके और करके आपको प्रश्न दिया हुआ है अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं को बताइए।
अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं को बताइए, आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं को बताइए। तो ये भी प्रश्न आपका बड़ा ज़बरदस्त है, अच्छे मूल्यांकन के विशेषताओं को आपको बताना है भाई, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपको चाहे ऊपर वाला मापन और मूल्यांकन का महत्व बता दो और चाहे अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं को बता दो, बात एक ही पड़ेगी, यानी नंबर आपको उतना ही मिलेगा। अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता है भाई? पहली विशेषता होती है समग्रता, यानी मूल्यांकन आपको समग्र दृष्टि से करना चाहिएगा। आप एक प्रकार से खूब गहरी एकदम से अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक तमाम प्रकार की जांच करें उसकी, ठीक है। तमाम अपने ज्ञान का प्रयोग करके उसको अंदर से बाहर से हर चीज़ से देख ले, समग्रता होनी चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता ये है अच्छे मूल्यांकन करने की कि विश्वसनीयता के साथ हो। अच्छे मूल्यांकन के लिए आपको विश्वसनीय होना एक प्रकार से ज़रूरी है, ओके, एक प्रकार से। और ऐसा मूल्यांकन जब आप करें तो विश्वसनीय मूल्यांकन हो, अविश्वसनीय ना हो, ऐसा प्रतीत ना हो, ठीक है, कि कोई दूसरा मूल्यांकन करे तो फिर वो कहे कि नहीं तुमने गलत किया था। तीसरी बात ये है इसकी विशेषता की वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है मूल्यांकन चाहे जितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाए, बाद में जो परिणाम निकले उसमें कोई अंतर ना पड़े। वस्तुनिष्ठता यानी कि जो एक प्रकार से ए नाम के व्यक्ति ने मूल्यांकन करके उसका निकाला इतना दाम होना चाहिए, तो बी ने अगर निकाला तो उसका भी उतना दाम ही बताए, ये होता है मूल्यांकन। इसके अलावा चौथा इसका मूल्यांकन की विशेषता ये है व्यवहारिकता का होना परमावश्यक है मूल्यांकन में, ठीक है। मूल्यांकन खास करके आप देखते हैं अगर व्यवहारिकता लाने में मूल्यांकन पर एक प्रकार से खास करके बहुत बढ़िया होता है। एक प्रकार से मूल्यांकन के साधनों के उपयोग की सुविधा होनी चाहिए, कई सारी चीज़ें हैं, तो सुगमता पूर्वक व्यवहार में प्रयोग में लाया सके ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए ताकि सभी लोग समझ सके उसको। पांचवा आप लिख सकते हो भाई वैधता, यानी कि मूल्यांकन, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है? वैधता, यानी कि एक प्रकार से वो ऐसा हो कि लोग उसको जानते हों और कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि एक प्रकार से उसकी बौद्धिक क्षमता से के हिसाब से ना हो, यानी उससे बाउंस ना हो, ये चीज़ें। इसके अलावा विभेदकारिता, पूर्व कथात्मकता, ये तमाम सारी चीज़ें इसकी विशेषता होती हैं। आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे आपका लगभग एक प्रकार से ये समय समाप्त होता है क्योंकि 1 ही घंटे क्लास होनी थी, ठीक है। और बाकी मैं और भी मॉडल पेपर दूंगा, ऐसा नहीं कि केवल एक ही मॉडल पेपर दूंगा, अब मैं इसके और मॉडल पेपर आपको दूंगा, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। उसमें मैं और भी प्रश्नों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा बिल्कुल, तो आपको चिंता नहीं करनी है। ये तमाम सारे जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं इन सभी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, हर एक प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। अभी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय कम था, लेकिन मैंने सोचा आपको कुछ चीज़ें आपको बता दी जाएं। और बाकी इसी प्रकार से आपकी क्लास होगी तो मैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, इसको मैं और भी चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। वैसे कई सारी चीज़ें होती है और मैं बताने का प्रयास करूंगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा, ओके। वैसे जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न, निबंधात्मक परीक्षणों की विशेषताएं बताइए। निबंधात्मक परीक्षण क्या होते हैं भाई? निबंधात्मक जो है जो परीक्षण होते हैं निबंधात्मक रूप से, इनके कई सारी विशेषताएं, जैसे कि रचना और प्रशासन की सुगमता होती है इसमें, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता लिखेंगे मितव्ययिता होता है, यानी कम खर्चीला, ठीक है। तीसरा क्या होता है इसमें? विचारों की स्वतंत्रता होती है निबंधात्मक परीक्षणों में, ठीक है। भावों के व्यक्ति और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर दिया जाता है इसमें। इसके अलावा पांचवा इसकी विशेषता यह है कि लेखन शैली का निर्णय एक प्रकार से इसमें लिया जा सकता है निर्णय परीक्षणों में, मतलब कि निबंधात्मक परीक्षण होता है, परीक्षण मतलब समझ रहे एग्जाम, निबंधात्मक मतलब कि जैसे आपकी जो परीक्षा हो रही लिखित परीक्षा, उसी को निबंधात्मक परीक्षण बोलते हैं। छठवां क्या होता है कि उच्च मानसिक योग्यता का अध्ययन एक प्रकार से इससे हो सकता है। निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा क्या होता है? व्यक्ति की चिंतन शक्ति का पता लग जाता है, उसकी अभिव्यक्त करने की क्षमता और बुद्धि का मापन किया जाता है, व्यक्तिगत मतलब व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लेते हैं हम, उसका चरित्र जान लेते हैं क्या है, क्या रुचि रखता है, किस पक्ष पर चर्चा करता है व्यक्ति, उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसका मूल्य क्या है, व्यक्तित्व गुण क्या है, उन सभी का मापन आप एक प्रकार से निबंधात्मक परीक्षणों के माध्यम से कर लेते हैं बच्चे का, ठीक है। सातवां इसका क्या है? सातवां है भाई आपका विद्यालयी विषयों में उपयुक्त होना। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं अपेक्षाकृत निबंधात्मक परीक्षाएं जो होती है आजकल, अब लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में लिखित परीक्षाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि लिखित परीक्षाओं से हर पहलू के बारे में आपकी जानकारी मिल जाएगी। जब ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती है तो उसमें तुक्का भी लग जाता है, लेकिन लिखित परीक्षाओं में तुक्का नहीं लगता, उसमें आपको लिखना पड़ता है अच्छे तरीके से, ठीक है। विस्तृत अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है और नकल की कम संभावना होती है निबंधात्मक प्रश्नों में, क्योंकि और आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ज़्यादा हो जाती है, उसमें ऑब्जेक्टिव में बता दें कि ए का बी, दो का बी, ये का ऊ का ये सब हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो यही सब चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं। अगला आपका प्रश्न इसी का आर करके दिया नहीं अथवा करके, तो चाहे ये करो चाहे ये करो, आपको 10 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। दोनों नहीं करना, एक ही करना, चाहे ये करना है चाहे ये करना, दोनों में से केवल एक।
प्रश्न सांख्यिकी के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ओके, तो इन सब प्रश्नों के बारे में हम आगे चल करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपको पढ़ना क्या है भाई, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको तैयार करना है। प्रश्न क्या है, सहसंबंध के प्रकारों को बताइए। सहसंबंध के प्रकार आपको बताना कितने प्रकार का सहसंबंध होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ऐसे प्रश्न नहीं कि जो मैंने जो है वैसे रख दिया है इन प्रश्नों को, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे समझते हैं। और या फिर अथवा करके अगला आपसे प्रश्न दिया गया है कि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कई सारी विधियां हैं सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की, तो उन विधियों के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये दोनों में से केवल एक प्रश्न को आपको करना है, तो इस प्रकार से आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, सहसंबंध कई प्रकार का होता है। सहसंबंध के प्रकारों की अगर बात की तो कितने प्रकार का सहसंबंध, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है मात्रात्मक सहसंबंध, एक होता है गुणात्मक सहसंबंध। जो मात्रात्मक सहसंबंध होता है वो तीन प्रकार के हो सकता है मात्रात्मक, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक शून्य हो सकता है। गुणात्मक जो सहसंबंध होता है वो दो प्रकार का होता है, एक रेखीय गुणात्मक सहसंबंध होता है, एक वक्रात्मक गुणात्मक सहसंबंध होता है। ठीक, तो ये गुणात्मक सहसंबंध के प्रकार हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक, क्लियर हो गई बातें, आगे समझने का प्रयास किया जाए। आगे समझने का प्रयास, सहसंबंध गुणांक के बारे में आपसे पूछ रहा है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कई सारी विधियां हैं। ठीक है, जैसे कि श्रेणी क्रम विधि है, एक लाभ विधि है, एक प्रोजेक्ट मोमेंट विधि है। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे आने वाले समय में। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि मध्यमान विचलन या प्रमाणिक विचलन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है, मध्यमान विचलन और कौन सा विचलन भाई, मध्यमान विचलन और आपसे क्या कह रहा है, मध्यमान विचलन और प्रमाणिक विचलन, इन दोनों विचलनों में क्या अंतर होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मध्यमान विचलन और प्रमाणिक विचलन की बात की जाए, दोनों ही विचलनशीलता की गति मतलब की मापक है। लेकिन जहाँ प्रमाणिक विचलनशीलता में की गति जो होती है शुद्ध मापन है, वहीं मध्यमान विचलन की अगर बात की जाए तो इसका कम शुद्ध मापक होता है। इसका कारण ये है कि मध्यमान विचलन जो होता है यह ज्ञात करने में प्राप्त अंकों के विचलनों को जोड़ते समय धन एवं ऋण चिन्हों को उपेक्षित कर दिया जाता है, जो कि गणितीय दृष्टि से गलत होता है। जबकि प्रमाणिक विचलन ज्ञात करते समय प्राप्त अंकों के विचलनों का वर्ग कर दिया जाता है, जिससे ऋण चिन्ह और धन चिन्ह में मतलब कि ऋण चिन्ह जो होता है धन चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। जब वर्ग करते हैं, आपको कोई संख्या मान लेते 2 दिया है माइनस का 2, इसका जब आप वर्ग करोगे तो ये 2 हो जाए, मतलब कि ये 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, तो इससे क्या होता है, ऋण और धन का जो झंझट होता है खत्म हो जाता है। इसीलिए जो प्रमाणिक विचलन है ज़्यादा प्रमाणिक है, यानी कि ज़्यादा तर्क संगत बैठता है। मध्यमान विचलन जो होता है थोड़ा कम तर्क संगत बैठता है। तो ये दोनों का अंतर है। तो प्राप्त विचलनों के वर्गों को जोड़ते समय धन और ऋण चिन्हों की उपेक्षित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता जो है प्रमाणिक विचलन में, जबकि मध्यमान में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये सब अंतर होता है। मध्यमान जो प्रमाणिक विचलन होता है केवल मध्यमान से प्राप्त अंकों का शुद्ध विचलन ज्ञात करने की माप होता है, जबकि मध्यमान विचलन जो होता है मध्यमान, मध्यांक, बहुलक तीनों में से किसी एक के संदर्भ में प्राप्त अंकों का विचलन ज्ञात करने का माप होता है। यही सारे अंतर होते हैं। अगला प्रश्न आपसे और करके यानी अथवा करके आपसे दिया गया है या पूछा जाएगा एग्जाम में कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक का उदाहरण देकर के समझाइए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप देखते हैं कई सारे प्रश्न होते हैं। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको पता होगा, वस्तुनिष्ठ माने ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ माने क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जिसको आप बोलते हैं। तो इसमें कई किस प्रकार से प्रश्न होते हैं। जैसे कि अगर बात की है कौन से प्रश्न होते हैं भाई, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप बताएंगे दिल्ली है। आपसे पूछे भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो आप बताएंगे भारत का प्रधानमंत्री कौन था। सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, और इससे पहले कौन थे, मोदी जी से पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब सॉरी वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और अब कौन है वर्तमान में, मोदी जी हैं। आपसे पूछा जाए कि गीतांजलि का लेखक कौन है, तो ये सब वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक लाइन में उत्तर। ठीक है, गीतांजलि के लेखक कौन है, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया, तो ये सब क्या है, ये सब वस्तुनिष्ठ परीक्षण एक प्रकार से के प्रश्न जो पूछे आते हैं यही सब होते हैं, ऑब्जेक्टिव इसको कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे 5वां नंबर, चतुर्थांश विचलन के गुण और सीमाओं का वर्णन कीजिए। चतुर्थांश विचलन के गुण और सीमाओं के बारे में आपसे पूछा रहा है। चतुर्थांश विचलन जो होता है प्रथम और तृतीय चतुर्थांशों के अंतर का आधा होता है
और गैरट कहते हैं कि चतुर्थांश विचलन किसी आवृत्ति में वितरण में 75वें प्रतिशत मतलब कि प्रतिशतांक और 25वें प्रतिशतांक के बीच की दूरी का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि लगभग आपका जो मैंने बताया कि तृतीय चतुर्थांश और प्रथम चतुर्थांश जो होता है इनका अंतर का आधा होता है। ठीक है, और इसका संकेत चिन्ह क्या होता है चतुर्थांश विचलन का? चतुर्थांश विचलन का चिन्ह होता है जो है कैपिटल क्यू या फिर क्यू डी बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थांश विचलन के गुण के बारे में पूछ रहा है तो गुण क्या है भाई इसके? पहला गुण ये लिख लीजिएगा, पहला गुण ये है कि मतलब कि अपनी रचना और गणना में यह माध्यांक के समान होता है। चतुर्थांश विचलन किसके समान होता है? माध्यिका के यानी मध्यांक के समान होता है। प्रसार दूसरा लिख लीजिएगा, दूसरा गुण इसका ये है कि प्रसार की भांति इसकी भी गणना और व्याख्या क्या हो जाती है, सरलता से ज्ञात की जा सकती है। तीसरा इसका गुण ये है कि जो है चूंकि यह वितरण के मध्य के प्राप्तांकों पर अधिक प्रभाव डालता है या प्रकाश डालता है तो ये अधिक प्रतिनिधिकारी होता है, ये भी इसका एक गुण है। चौथा गुण इसका ये है कि वितरण में विषमता होती है अगर तो विचलनशीलता ज्ञात करने के लिए उपयुक्त माप होता है ये। ठीक है, बढ़िया माप है। इसके अलावा पांचवा इसकी विशेषता ये है या गुण इसका ये है कि इसका प्रयोग वर्णनात्मक सांख्यिकी में अधिक किया जाता है, ये इसके गुण हैं। इसकी सीमाएं भी कई सारी हैं, सीमाएं बहुत सारी हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में चर्चा। सीमाएं ये है कि चूंकि प्रथम Q1 चतुर्थांश के नीचे तृतीय चतुर्थांश Q3 के ऊपर 25% मतलब कि प्राप्तांक पाए जाते हैं और केवल बीच में आप देखते हैं 50% प्राप्तांक प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मानक विचलन की तुलना में चतुर्थांश विचलन जो होता है कम विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें मानक त्रुटि की संभावना अधिक होती है चतुर्थांश विचलन में। ये सारी चीज़ें जब इसको और अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका और करके दिया है, मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकी कौन कौन है, बताने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकी कौन कौन है, कौन कौन सी है? मूल्यांकन की तकनीकी के बारे में आपसे पूछ रहा है, कितनी तकनीकी होती है मूल्यांकन की? तो मूल्यांकन की भाई कई सारी तकनीकी हैं। एक ओके, कौन कौन सी तकनीकी मूल्यांकन की? जैसे कि मूल्यांकन की से एक अवलोकन तकनीकी है। ठीक है, अवलोकन माने एक प्रकार से खूब अच्छे तरीके से अवलोकन करना, अवलोकन चार्ट, मपनी परीक्षण और इसके अलावा एनेक्डोटल अभिलेख, ये तमाम सारे उपकरणों का प्रयोग एक प्रकार से इसमें हो सकता है। ठीक है, तो अवलोकन एक तकनीकी के रूप में अधिक व्यापक है जबकि एक उपकरण के रूप में इसका क्षेत्र कम है, सीमित है। तो मूल्यांकन की पहली आपका कौन सा तकनीकी? अवलोकन तकनीकी। दूसरी तकनीकी कौन सी भैया? स्व आख्या तकनीकी। स्व आख्या तकनीकी एक प्रकार से उसमें मापे जा रहे व्यक्ति से ही उसके व्यवहार के संबंध में जानकारी पूछी जाती है और जैसे कि व्यक्ति जो होता है अपने बारे में स्वयं ही सूचना देता है जिसके आधार पर उसके गुणों को अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, वो अपने बारे में खुद बताता है फिर उसके बाद में उस पर रिसर्च होती है, ये होता है स्व आख्या। स्व आख्या मतलब खुद के बारे में तकनीकी। तीसरा जो एक प्रकार से मूल्यांकन की तकनीकी होती है वो होती है परीक्षण तकनीकी। परीक्षा लेकर के, यानी मानते हैं आपकी परीक्षा, आपको एग्जाम देना हुआ, आपकी अभिरुचि का परीक्षण कर लिया, आपका एक प्रकार से बुद्धि परीक्षण कर लिया, संप्राप्ति परीक्षण कर लिया, मूल्य परीक्षण कर लिया। ठीक है, तो ये सब परीक्षण तकनीकी। चौथा तकनीकी क्या होती है मूल्यांकन ज्ञात करने की? समाज मितीय तकनीकी। समाज मितीय तकनीकी सामाजिक संबंधों, समायोजन व अंतरक्रिया के मापन से एक प्रकार से पता चल जाता है कि भाई व्यक्ति मतलब कि जो अन्य व्यक्तियों के बारे में अगर पता चल गया तो समाज में अगर वो व्यक्ति रहता है तो उसके बारे में पता चल जाता है कि भाई अगर पूरा समाज ही ऐसा तो वो भी ऐसा होगा, ये चीज़। पांचवा इसका जो विधि है मूल्यांकन की तकनीकी कौन सी है? वो है प्रक्षेपीय तकनीकी। प्रक्षेपीय तकनीकी में व्यक्ति के सम्मुख किसी जो है अंश रचित उद्दीपन को प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्ति उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस तकनीकी की मान्यता की मतलब है कि व्यक्ति अपनी पसंद नापसंद, विचार, दृष्टिकोण, आवश्यकता, ये सभी को एक प्रकार से उस चीज़ पर बताता है कि भाई, और उसी के हिसाब से उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये चीज़ें होती। तो यही सारी जो है तकनीकी हैं। कौन कौन सी तकनीकी है मूल्यांकन की? पहली अवलोकन तकनीकी, दूसरी स्व आख्या तकनीकी, तीसरी परीक्षण तकनीकी, चौथी समाज मितीय तकनीकी, पांचवी प्रक्षेपीय तकनीकी। ये सब तकनीकी की एक प्रकार से क्या है मूल्यांकन की तकनीकियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें भाई, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं आपके, इनकी संख्या आपको 5 दी होती है आपके एग्जाम में मतलब कि क्वेश्चन पेपर में, लेकिन करना आपको केवल 2 होता है। खंडशः से प्रश्न है, 500 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना है। 15 नंबर का एक प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपको मात्र 2 प्रश्न करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, 2 ही करिएगा। अगर प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि आंकड़ों के रेखीय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं? रेखीय प्रदर्शन के महत्व या उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, आप इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न भी बढ़िया है परीक्षण से। मैं जल्दी इन सभी चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास भी करूँगा। अगला प्रश्न परीक्षण से आप क्या समझते हैं, परीक्षण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में अवश्य आएगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसके कार्य और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये भी बढ़िया प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आप देखते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित प्रदत्तों से चतुर्थांश या चतुर्थांक विचलन की गणना कीजिए। चतुर्थांश विचलन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ, ये पूरी लाइन ये श्रेणी दी गई है, इसी का क्या निकालना, चतुर्थांश विचलन आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको दीर्घोत्तरीय मिलेगा। तो आप अगर दीर्घोत्तरीय का विचलन नहीं निकालना जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये प्रश्न आप छोड़ दीजिएगा बाकी दो कर दीजिएगा, कोई दो मतलब कि चार तो अभी बच रहे हैं। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता क्या है, विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ओके, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ये सब आपको पढ़ना है। आपके लिए मैं ये एक दिन चतुर्थांश विचलन जो है इसको मैं विस्तार समझा दूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा। ओके, धन्यवाद मिलने के लिए, मतलब हमारा क्लास देखने के लिए इतनी देर तक। एक प्रकार से तो मैंने आपको जो भी टूटी फूटी शब्दावलियों में आपको पढ़ाने का प्रयास किया, जो कुछ भी एक प्रकार से आपको बताया, मेरे हिसाब से वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। आपको इस प्रकार से एक ही वीडियो के माध्यम से आपने पूरे के पूरे मॉडल पेपर को हल कर लिया, समझ लिया, जान लिया, ये बहुत अच्छी तकनीकी है। और आपको बता दूं, ये टेक्निक जो है, जो मैं बताता हूँ मॉडल पेपर हल करने की तकनीकी, ये अभी तक किसी ने नहीं की थी इससे पहले। मतलब कि ये मैंने ही जब मैं यूट्यूब पर आया तो मैंने ही इस तकनीक को डेवलप किया, मैंने ही मॉडल पेपर को बनाने का प्रयास किया। और आज एक प्रकार से बहुत सारे लोग बना भी रहे होंगे आपके मॉडल पेपर, लेकिन आपको बता दूं कि शुरुआत सबसे पहले शुक्ला स्टडी पॉइंट ने करी है। आप अपने जो आपके सीनियर्स हैं उनसे अपने जो है पूछिएगा, वो लोगों को पता होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ है और लगातार मॉडल पेपर के माध्यम से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर फंसा दे रहा है। तो इस प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट मेहनत करता है आप लोगों के लिए, दिन रात मैं जगता हूँ आपके लिए और लगातार मेहनत करता हूँ। अगर मेहनत पसंद आई है, फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ताकि और सारे दोस्त जो हैं आपके जितने भी दोस्त हैं सभी लोगों को हेल्प हो सके, सभी लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा। ईर्ष्या मत करिएगा, सभी के पास सेंड कर दीजिएगा। आप अगर जो आपके क्लास में नहीं जानते हैं बच्चे बच्चियां, आपके छात्र छात्र हैं, आपके साथी दोस्त यार, तो उनको आप एक बार जरूर शुक्ला स्टडी पॉइंट सजेस्ट करिएगा। ये आप सोचिए, मैं आपका बड़ा भाई हूं, जो हमसे बड़े हैं मैं उनका छोटा भाई हूं, तो आप सभी का बस इसी प्रकार से साथ और प्यार इसी प्रकार से हमको चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बस आपका प्यार चाहिए थोड़ा सा, आप अपने हिस्से का थोड़ा सा प्यार हमको दीजिए, मैं आपको कंटेंट बहुत ज़बरदस्त दूंगा। आपका यही प्यार जो है हमको रात दिन जगाता है, रात दिन हमसे मेहनत करवाता है आपका ये प्यार, और आप मोटिवेट करते हो हमको, और उसी मोटिवेशन के साथ मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तबीयत खराब रहती है फिर भी मैं उठ करके पढ़ाने का प्रयास इसीलिए करता हूँ ताकि आप अच्छा तरीके से हमको मोटिवेट करें। अच्छे तरीके से कमेंट अच्छे करते हैं जब आप लोग, तो एक प्रकार से मन में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या होती है, फीलिंग्स उत्पन्न होती है कि भाई हाँ, बच्चे के लिए मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि हमारा जन्म सार्थक हो गया। पृथ्वी पर अगर मैं पैदा हुआ तो मेरा जन्म एक प्रकार से सार्थक हो गया। जब कोई बच्चा है या कोई हमारे छात्र या छोटी भाई बहनें हमसे ये कहते हैं कि सर जी आपका बताया हुआ 100% आ गया, या आपने जो पढ़ाया था वही आ गया और सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए, सब कुछ समझ में आ गया, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है मैं स्वर्ग में विचरण कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, बस अब इस कॉन्सेप्ट जो मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारी चीज़ों क्लियर करता हूँ, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े और सभी दोस्तों से बताइए, जुड़िए हमारे साथ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं और बातचीत बिल्कुल भी ना करें। ओके, और अगला जो वीडियो आपका आएगा ये समाजशास्त्र का मॉडल पेपर होगा, न्यू मॉडल पेपर 2023 का, समाजशास्त्र का पेपर फर्स्ट का। ओके, फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट यानी सामाजिक विचारों का आधार जो आपका पेपर है उसका मैं बताऊंगा, और इसमें भी इसी प्रकार से मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा बहुत धाकड़ अंदाज में। और इसी प्रकार से सोशियोलॉजी के पेपर 1, 2 और पेपर 3 सभी का, हिंदी का पेपर 1, 3 सब आ जाएगा, जियोग्राफी का पेपर 1, 2, 3 सब आ जाएगा, और शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 और पेपर 3 आ जाएगा जल्द ही। उसके अलावा मनोविज्ञान का, ओके, और इसके अलावा दर्शन शास्त्र का, और भी सारे सब्जेक्ट जो भी आपके बच रहे हैं, इकोनॉमिक्स का हो गया, इतिहास का हो गया, प्राचीन इतिहास का अलग से और मध्यकालीन इतिहास का अलग से, सब का मैं बताने का प्रयास करूंगा। आपको चिंता करने की, होम साइंस का नहीं, जो है गृह विज्ञान का मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा बना हुआ है। ओके, हिंदी का आप लोगों ने ये प्रयोजन मूलक हिंदी जो पेपर 3 है हिंदी साहित्य का, आप लोगों ने देखा, महासंग्राम रिवीजन क्लास
इसमें बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई, तो आप इसको देख लीजिएगा। बहुत धाकड़ अंदाज में पढ़ाने का प्रयास किया गया है। चलिए फिर, और बाकी 2021 और 22 का जो मॉडल पेपर पड़ा हुआ है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कुछ जानकारी आपके सिलेबस के बारे में हो जाए और आपके बारे में, चूंकि सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है थर्ड ईयर वालों, आपका वही सिलेबस है जो आपका 2021 में था, तो जो 2022 में था, चूंकि 2012 में ऑलरेडी सिलेबस चेंज हुआ था सभी का। ठीक है, और नई शिक्षा नीति आई है, तो उसके तहत सेमेस्टर प्रक्रिया के तहत जो एग्जाम हो रहे हैं, तो वो आप लोगों का सेमेस्टर नहीं होगा, आप लोगों का ईयरली एग्जाम होगा, और लास्ट ही है आपकी एक बार एक प्रकार से ईयरली एग्जाम्स। बाकी अब इसके बाद में सेमेस्टर टाइप का ही समय हो गया है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे और हम आपके साथ इसी प्रकार से मेहनत करेंगे। समाजशास्त्र का वीडियो जल्दी आपके समक्ष आएगा, आप लोग वेट करिएगा। थंबनेल इस प्रकार से होगा और मैं प्लेलिस्ट सबकी बना दूंगा, आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। ओके, इन सभी प्रश्नों को आप देख लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा शुक्ला स्टडी पॉइंट का, वहाँ पर एक PDF मैं सेंड कर दूंगा आने वाले समय में, ताकि आप आसानी से इसका एक प्रकार से जब भी आप पेपर देने बैठे, पेपर 1 से 2 दिन पहले आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, सभी लोगों को धन्यवाद।